So we were talking about the polymer properties, and now in today's lecture we will move to the fourth point, the flow properties of the polymer, and we will study these flow properties in respect of viscosity of the polymer. There is a small term called rheology, and as it is defined that the study of deformation and flow of material under the influence of shear rate. अब ये shear rate क्या हुआ कि जो external stress हम अप्लाई कर रहे हैं पॉलीमर के ऊपर, फिर उसमें क्या जो डिफॉर्मेशन आ रही है और फिर एक टाइम के बाद वो एक लिक्विड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है. सो दैट इज़ कॉल्ड रियोलॉजी. इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि विस्कोसिटी को रिलेट किया हुआ है shear रेट के साथ. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन. इट हैज़ बीन सेड दैट इफ़ अ shear स्ट्रेस S इज़ अप्लाइड ऑन अ पॉलीमर, बाहर से हम कुछ shear स्ट्रेस S अप्लाई कर रहे हैं पॉलीमर पे, and suppose after applying that shear stress the polymer start behaving like a liquid, and in that liquid we are actually trying to know its viscosity in the form of eta. So we can assume that the different liquid layers are moving with distance x from a fixed line. आपको पता है कि विस्कोसिटी कैसे स्टडी होती है. अगर आपने ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर का एग्जांपल देखा होगा तो उसमें एक इनिशियल मार्क से आप फाइनल मार्क तक फ्लो स्टडी करते थे. तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि एक कोई फिक्स लाइन है, वहाँ से किसी डिस्टेंस x तक पॉलीमर की जो एक लेयर है वो स्लाइड कर जाती है दूसरी लेयर के ऊपर विद अ वेलोसिटी ऑफ मोमेंट स्मॉल v. तो जब वो लेयर मूव करती है तो उसकी हम एज्यूम करते हैं कि जो वेलोसिटी रही होगी वो स्मॉल v रही होगी. देन द विस्कोसिटी ईटा ऑफ द सॉल्यूशन और द पॉलीमर विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ शीयर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस. सो dv by dx factor is called velocity gradient. So as per the definition we can say that viscosity of the polymer is equal to S shear stress divided by velocity gradient. Now this velocity gradient is called shear rate, and it is defined here by the letter small y. So we can say that viscosity of the polymer is equal to the ratio of shear stress to the shear rate. So it is in terms of the shear rate we are going to study the viscosity of the polymers. So ये इस इक्वेशन का मतलब हुआ यहाँ पे. अब इस shear rate के डिपेंडेंस के हिसाब से कि viscosity shear rate के साथ कैसे वेरी करती है, उस हिसाब से हमने जो पॉलीमेरिक फ्लूइड्स है उनको डिवाइड किया है दो तरह से, एक न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन. अब ये जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं ये जनरली पॉलीमर के केस में अप्लाई नहीं होते हैं. ये आइडियल फ्लूइड्स कहा जाता है इनको. यानी जो फ्लूइड हम डेली लाइफ में स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का देखते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर का केस हो गया, बेंजीन का केस हो गया, टोलिन का केस हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट्स हैं उनको हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं, क्योंकि वो सारे न्यूटोनियन लॉ फॉलो करते हैं किसी भी शेयर रेट के एप्लीकेशन के बाद. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है न्यूटोनियन फ्लूइड्स इफ़ ईटा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई. वाई क्या है? शेयर रेट है. इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो विस्कोसिटी होगी वो शेयर रेट पे डिपेंड नहीं करेगी. अब शेयर रेट क्या था कि जब आपने बाहर से एक्स्ट्रा स्ट्रेस अप्लाई किया तो वहाँ पे किस तरह से मूवमेंट हुई है, किस तरह के चेंजेस आए, यानी कि किस रेट से लिक्विड मूव किया टू डिस्टेंस x. तो ये मतलब हुआ इसका. सो इन केस ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड्स ईटा जो है विस्कोसिटी वेरी नहीं करती है शेयर रेट के साथ. आप सिंपल मान के चलिए कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं और नॉन पॉलीमेरिक फ्लूइड्स होते हैं. तो जनरल लाइफ में या डेली लाइफ में जो हम अपने लिक्विड्स देखते हैं वो सारे न्यूटोनियन लिक्विड्स होते हैं. दूसरे होते हैं नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स. अब इस केस में क्या होता है कि ईटा डिपेंड कर जाता है शेयर रेट के ऊपर. मतलब विस्कोसिटी का जो बिहेवियर है वो शेयर रेट के साथ वेरी करेगा. शेयर रेट स्मॉल है तो विस्कोसिटी में कुछ और चेंजेस आ रहे होंगे, शेयर रेट हाई होगा तो विस्कोसिटी में कुछ और तरह के चेंजेस आ रहे होंगे. तो ये हम थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में स्टडी करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अब आप देख रहे हैं कि हमने पहले न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात की. दे शो आइडियल फ्लो बिहेवियर. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये नॉन पॉलीमेरिक फ्लूइड्स की बात हो रही है. इन दीज केसेस ईटा यानी कि विस्कोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ शेयर, यानी कि जो फैक्टर वाई है उससे इंडिपेंडेंट रहेगा. एंड इन सच केसेस दे बिहेव लाइक आइडियल फ्लूइड्स. तो अगर हम ये हमारे पास शेयर रेट है, शेयर रेट वर्सेस शेयर स्ट्रेस में ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो in case of Newtonian fluids we will get a straight line passing through the origin. अब ये लो विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है.
तो इस ग्राफ में आपका समझने का सिर्फ इतना ही है कि जब हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करेंगे जो कि आइडियल लिक्विड्स हैं, उस केस में जब ये ग्राफ प्लॉट होगा तो जो लाइंस आएंगी, प्लॉट्स आएंगे, वो ओरिजिन से पास होंगे। इसमें इतना ही समझने का है। हम इंटरेस्टेड है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करने में, क्योंकि हम पॉलीमर की बात कर रहे हैं और मैंने आपको कह दिया कि पॉलीमर का जो बिहेवियर रहता है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह रहता है। तो हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या है। ये आपने ध्यान रखना ग्राफ कि न्यूटोनियन फ्लूइड में और आइडियल फ्लो के टाइम कैसा था। सो इट हैज़ बीन रिटन हेयर पॉलीमर्स एग्जिबिट नॉन न्यूटोनियन फ्लो बिहेवियर। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। मतलब पॉलीमर के केस में जो फ्लूइड या जो विस्कोसिटी रहेगी वो शेयर रेट पे डिपेंड कर रही होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो तरह के पॉलीमर के बिहेवियर शो किए हैं इस ग्राफ में। पहला ये कह रहा है कि शेयर थिनिंग और सूडोप्लास्टिक बिहेवियर। इट इज़ रिवर्सिबल डिक्रीज इन विस्कोसिटी विद इंक्रीजिंग shear rate. Shear thinning results from the tendency of the applied force to disturb the long chains from their favored equilibrium conformation that causes elongation in the direction of shear. अब इन लाइंस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि पहली लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि डिक्रीज इन विस्कोसिटी विद इंक्रीजिंग shear rate. shear rate का मतलब है कि जब आपने एक्सटर्नल स्ट्रेस मॉलिक्यूल के ऊपर, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई की तो उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज कर गई। अब ये नेचुरल है। नेचुरल क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि पॉलीमेरिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंटेंगल्ड पॉलीमेरिक चेन से बने होते हैं। और जितनी ज़्यादा एंटेंगलमेंट होगी, एंटेंगल का मतलब है कि आपस में धागे की तरह वो उलझे हुए होंगे पॉलीमेरिक चेन्स। तो जब हम बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे या हम बाहर से एक्स्ट्रा टेम्परेचर उनको हीट अप करेंगे तो क्या होगा कि उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज़ क्यों हुई? क्योंकि ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ दैट एक्सटर्नल स्ट्रेस क्या होता है कि जो आपस में उलझी हुई पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं वो अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देती हैं एक दूसरे के साथ। तो क्योंकि अब उसमें जो आपस में उनकी एंटेंगलमेंट थी वो कम होगी, इसकी वजह से पॉलीमर की जो विस्कोसिटी होती है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम शेयर रेट वर्सेस शेयर स्ट्रेस में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं पॉलीमेरिक फ्लूइड्स के केस में, तो आपने देखा था कि अगर हम सिंपल आइडियल लिक्विड्स की बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आती थी। बट आपने देखा कि जो पॉलीमर के केस में शुरू में तो स्ट्रेट लाइन आई, बट आफ्टर सम टाइम वो जो स्ट्रेट लाइन थी वो डिस्टर्ब होगी और ये इस तरह से एक अब्रप्ट अपवर्ड बेंट आ गया इसमें। तो मतलब ये दिस लाइन इज़ नो लॉन्गर अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम कहते हैं कि यहाँ तक जो पॉलीमर का बिहेवियर था, जब हम यहाँ शेयर रेट बढ़ा रहे थे और यहाँ शेयर स्ट्रेस बढ़ रहा था, तो एक पॉइंट तक जो पॉलीमर का बिहेवियर था वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह था। यानी कि जो सिंपल लिक्विड्स है उनकी तरह बिहेव कर रहा था पॉलीमर का जो लिक्विड बिहेवियर है। बट आफ्टर सम टाइम जब हमने शेयर रेट इंक्रीज़ किया तो उसके बाद उनका जो मोमेंट था या जो उनका पाथ था वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, बल्कि वो इस तरह से बेंट हो गया। तो ये जो बेंट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है नॉन न्यूटोनियन रीजन को। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग न्यूटोनियन रीजन, इस डॉट से नीचे, और इसके ऊपर जहाँ बेंट आ गया इसको दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग नॉन न्यूटोनियन फ्लो बिहेवियर। तो सिंपल सी बात ये है कि पॉलीमर लो शेयर रेट पे आइडियल लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, बट जैसे ही शेयर रेट बढ़ता है वो नॉन आइडियल या नॉन न्यूटोनियन लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरी तरह का भी पॉलीमेरिक बिहेवियर शो हो सकता है पॉलीमर्स के केस में। कुछ पॉलीमर इस तरह का ग्राफ भी शो करते हैं। तो इसमें लिखा है द सेकेंड डेविएशन फ्रॉम न्यूटोनियन फ्लो इज एग्जीबिशन ऑफ अ यील्ड स्ट्रेस, अ क्रिटिकल स्ट्रेस बिलो विच नो फ्लो अकर। कई बार कैसा क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे शेयर रेट है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है, हम शेयर रेट इंक्रीज करते रहते हैं, शेयर स्ट्रेस बढ़ रहा है, शेयर स्ट्रेस हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहे। आपने देखा होगा कि इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक लिमिट आई स्ट्रेस की जहाँ तक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि उसकी जो विस्कोसिटी थी वो बढ़नी शुरू हुई थी, फिर इसमें एक अब्रप्ट डिक्रीज़ आया, यहाँ पे इंक्रीज़ आया। बट इस केस में क्या हुआ कि विद द इंक्रीज़ इन शेयर रेट कुछ अमाउंट तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके बाद एक अब्रप्ट चेंज आ गया। अब अब्रप्ट चेंज स्ट्रेट लाइन भी दे सकता है और इस तरह से बेंट लाइन भी दे सकता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अबव द यील्ड वैल्यू, तो ये यील्ड वैल्यू है, शेयर स्ट्रेस की यील्ड वैल्यू है। ये शेयर स्ट्रेस की वो वैल्यू जहाँ से पॉलीमर एक्चुअली कुछ शेयर बिहेवियर शो करना शुरू करता है, दैट इज कॉल्ड शील्ड वैल्यू, यील्ड वैल्यू। सो आप देख रहे हैं कि एस नॉट तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब शेयर स्ट्रेस की वैल्यू एस नॉट हो जाती है उसके बाद पॉलीमर या तो बिल्कुल न्यूटोनियन लिक्विड्स की तरह बिहेव करना शुरू कर जाता है, स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है कि न्यूटोनियन लिक्विड्स की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर वो बेंट लाइन भी शो कर सकता है, तो वो होगा उसका नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आता है लिखने को कि एक्सप्रेस या डिस्क्राइब द फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉलीमर। तो वहाँ पे आपको ये 2-3 एग्जांपल डिस्कस करने पड़ेंगे।
अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसके प्रॉपर नोट्स बना के ये ग्राफ आपको बनाने वहाँ पे आने चाहिए। इसमें 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है।